हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू किया है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है पॉलीमर। हिंदी में हम इसको कहते हैं बहुलक। ठीक है, स्टार्टिंग से चैप्टर की मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ, पूरी एनसीईआरटी का सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है आपका पॉलीमर्स। पूरे फुल आउट ऑफ फुल ऑफ मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। कहीं भी इधर उधर से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं। बुक में जितना पार्ट है उसी में से हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है और क्वेश्चन आपसे कभी भी इसमें से घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा। सिंपलेस्ट टाइप के क्वेश्चन ही इस पार्ट में से अराइज होते हैं। हालांकि ये चैप्टर हमारा ज्यादा मार्क्स का नहीं है, पर हमें कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है बिकॉज वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री क्लास 12। तो बच्चों, अभी तक हम 3 लेक्चर्स पॉलीमर्स पर कर चुके हैं और तीनों लेक्चर्स में आपने देखा मैंने चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट किया। अभी हाफ पार्ट हमें और पढ़ना बाकी है। तीनों लेक्चर्स में मैंने आपको बहुलकों के बारे में बताया। बहुलक में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था ना, वो एक योगज बहुलक था और संगनन बहुलक था। योगज बहुलक के हमने कुछ उदाहरण किए, जैसे कि टेफ्लॉन हो गया, स्टायरीन हो गया, और हमने संगनन बहुलकन में भी 4 उदाहरण किए, नायलॉन, नायलॉन 6,6, बैकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, तो चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट हमारा कंप्लीट, जिसमें सिर्फ हमने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा। अभी भी हमें पॉलीमर के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये जो बहुलक है अभी एक नया ही बहुलक है जिसका नाम है रबड़। ठीक है, अब ये जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है रबड़, आप सब लोग भली भांति आप लोग इस टर्म से इंट्रोड्यूस्ड है, सब लोग परिचित हैं इस टर्म से। ठीक है, अगर मैंने नाम लिया रबड़ तो क्या होगा कि कई लोग सोचेंगे इरेज करने वाला रबड़, जिसे हम पेंसिल से लिख के इरेज करते हैं। ठीक है, कोई सोचेगा कि जो रबड़ बैंड हम हेयर्स में पहनते हैं अपने, वो हेयर वाला रबड़ बैंड। कोई लोग सोचेंगे कि रबड़ क्या है, यहाँ पे रबड़ का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जिसको हम स्ट्रेच कर सकें। कई लोग ये सोचेंगे कि हम अगर हमारे गाड़ी में टायर की बात करते हैं तो वो टायर भी तो रबड़ के होते हैं। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, रबड़ का मतलब ही यही हुआ कि जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी हो, स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी हो। क्या हो? स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी हो। तो जिसके अंदर स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज होती है ना, उसी को हम रबड़ कहते हैं। तो रबड़ हुआ क्या? रबड़ वो हुआ जो कि स्ट्रेचेबल हो। हम कहते हैं ना कोई भी चीज स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल मतलब हम उसको ऐसे इलास्टिक की तरह खींच सकते हैं, तो हम रबड़ को स्ट्रेचेबल ही कहेंगे। बट बच्चों, रबड़ होता क्या है, आता कहां से है, क्या इसके प्रकार हैं और कौन से प्रकार का आप कैसे प्रयोग में लेते हो, यही हमें आज के लेक्चर में जानना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जस्ट फोकस ऑन टुडेज लेक्चर। कॉपी साथ में लेके बैठिए। अगर आपको कोई भी चीज लगता है कि हमारे काम की है और हम बाद में भूल जाएंगे तो जस्ट नोट इट डाउन। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट लेक्चर मार्क कर लो। 2 ही टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में अराइज होता है। एक आपका संघनन बहुलकन, दूसरा रबड़, और तीसरी मैंने आपको योगज वाले बहुलकन में एक क्रियाविधि बताई थी पॉलिथीन को बनाने की, जिसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे कि चेन को स्टार्ट कैसे करें, कंटिन्यू कैसे करें और चेन को हम स्टॉप कैसे करें। तो तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसका नाम है रबड़। ओके, अब रबड़ होता क्या है बच्चों? ये जो रबड़ है ना, ये एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, नेचुरल मतलब यहाँ तो हमें ये जीव जंतुओं से मिलेगा, यहाँ पेड़ों से मिलेगा। तो बात ये है कि हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है, किसी जीव जंतु से हमें रबड़ नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं क्या बोलूंगी, सबसे पहली बात मैं बोलूंगी कि ये जो हमारा रबड़ है यह एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक होने का मतलब है कि ये हमारा एक नेचुरल पॉलीमर है। क्लियर है? क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक होने का मतलब है ये एक नेचुरल पॉलीमर है, और नेचुरल चीजें वो होती है जो हमें या तो पौधों से मिले या जीव जंतुओं से मिले। तो सिंपल सी बात है, ये हमें कहां से प्राप्त होता है? यह हमें पौधों से मिलता है। तो इंपॉर्टेंट चीज, रबड़ हमें पौधों से प्राप्त होता है।
ये चीज। अब पौधों में से किस चीज से रबड़ आपको मिल रहा है? तो बच्चों पौधों में एक सफेद कलर का एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम लेटेक्स कहते हैं। उसी लेटेक्स से आपको रबड़ हमेशा मिलता है, और वो जो लेटेक्स है ना, वही आपका नेचुरल पॉलीमर है, वही आपका नेचुरल रबड़ है। क्योंकि आप देख रहे हो कि रबड़ को हम हर तरीके की इंडस्ट्री में आज के टाइम में काम में ले रहे हैं, हमारे डेली लाइफ में भी काम का है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में भी रबड़ काम में आ रहा है। तो क्या वो नेचुरल रबड़ सारी चीजों को फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपको पेड़ से लिक्विड फॉर्म में मिला है वो तो इतना सॉफ्ट है कि आप उसको यूज में नहीं ले सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें उसकी अभिक्रिया किन्हीं चीजों से करवानी पड़ती होगी, तभी वो रबड़ जाके स्ट्रॉन्ग बनता होगा, उसमें इतनी स्ट्रेंथ आती होगी कि वो और बाकी सब चीजों का काम कर सके। एक सिंपल सी चीज सोच के देखो कि अगर पेड़ों से कोई लिक्विड रबड़ की फॉर्म में मिल रहा है तो क्या हम उसके टायर बनाएंगे? आप समझ सकते हो कि गाड़ी के टायर जब भी बनते हैं तो उन टायर के लिए आपको कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं, जो नेचुरल रबड़ हमें प्राकृतिक बहुलक के रूप में मिलता है, हम उसमें कोई ना कोई चीज मिला के उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रबड़ हमें किस रूप में मिलता है पौधों से? रबड़ हमें पौधों से लेटेक्स के रूप में मिलता है। नाम ध्यान रखिएगा, लेटेक्स के रूप में मिलता है। ये किस रूप में मिला? ये हमें मिला लेटेक्स के रूप में। इतना क्लियर? अब ये जो रबड़ लेटेक्स के रूप में मिला, ये नेचुरल पॉलीमर है, ये आपका प्राकृतिक रबड़ है, ये आपका प्राकृतिक बहुलक है। अब रबड़ में एक गुण होता है, क्या गुण होता है? रबड़ में एक गुण होता है जिसे हम प्रत्यास्थ का गुण कहते हैं, जिसे हम प्रत्यास्थ गुण कहते हैं। क्लियर? रबड़ में प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है। तो इस प्रत्यास्थ गुण पाए जाने की वजह से रबड़ को हम प्राकृतिक बहुलक के साथ साथ प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। तो हम इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। इतना क्लियर? इसको हम प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। अब बच्चों रबड़ जो है, आपको पता तो चल गया कि आपको पेड़ पौधों से मिल रहा है। तो ये जो रबड़ से लेटेक्स जो हमें मिला, ये पौधे आपके, ये ट्रीज आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देखोगे इंडिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, ये सारी कंट्रीज, ये सारे देश ऐसे हैं जहां से हमें रबड़ जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? रबड़ हमें इंडिया, अफ्रीका, मलेशिया, दक्षिण अमेरिका, जैसे देशों से प्राप्त होता है, और वो लेटेक्स की फॉर्म में प्राप्त होता है। किस रूप में मिलता है ये हमको? लेटेक्स के रूप में। तो ये रबड़ आपको किस फॉर्म में मिला बच्चों? ये रबड़ आपको लेटेक्स की फॉर्म में, एक सफेद कलर का लिक्विड होता है, उस फॉर्म में पेड़ की बार्क से, पेड़ की खाल से आपको मिलता है, और उसी में आप रिएक्शंस करा के उसको और मॉडिफाई करते हो। तो ये बेसिक चर्चा मैंने आपको रबड़ के बारे में बताई। मैंने आपको बताया कि रबड़ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। इसमें आपका कौन सा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थ का गुण पाया जाता है, इसलिए हम इसको प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। किस रूप में मिलता है? लेटेक्स के रूप में मिलता है। कौन कौन से देशों से मिलता है? आपको इंडिया, मलेशिया, अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि देशों से ये रबड़ प्राप्त होता है। अब ये जो रबड़ मिला, ये किस फॉर्म में आपको मिलता है? ठीक है, तो बच्चों जो आपका नेचुरल रबड़ है वो यहाँ पर प्राकृतिक रबड़, दो रबड़ पड़ेंगे। एक तो मैंने आपको बोला पेड़ से मिला, वो नेचुरल रबड़, और हम उसमें कुछ मॉडिफाई करके उसको सिंथेटिक रबड़ बनाएंगे, इसको हम संश्लेषित रबड़ कहेंगे। तो प्राकृतिक रबड़ की बात करते हैं। प्राकृतिक रबड़ मतलब नेचुरल रबड़। ठीक है, नेचुरल रबड़ को हम प्राकृतिक रबड़ कहते हैं।
अब ये जो नेचुरल रबड़ है ना, इस नेचुरल रबड़ का नाम होता है आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रीन। नेचुरल रबड़ का मतलब हुआ आइसोप्रीन। अब ये आइसोप्रीन होता क्या है? आइसोप्रीन का मतलब होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन। क्या कहेंगे इसको? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो, तो IUPAC नाम आपको अच्छे से आ चुका है कि 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन होगा क्या। तो बच्चों 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन, ठीक है, तो होगा क्या? ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन का मतलब ये है कि आपका 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन मतलब 1 और 3 के बीच में आपके पास में यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो 1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया और 2 पे मैंने मिथाइल लगा दिया। तो ये हो गया 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइइन। ठीक है, यहां पर हो गया बच्चों हमारा H2, यहां हो गया हमारा H3 और यहां पर एक H की कमी है तो उस H को मैं यहां लगा देती हूँ। ठीक है, क्या बना? 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन। मतलब 1 और 3 पे 2 ईन है और 2 पे आपका मिथाइल है, यही आपका आइसोप्रीन है और इसको हम प्रोपिल आइसोप्रीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप आपका बन रहा है इसको आप प्रोपिल ग्रुप कहते हो, तो प्रोपिल आइसोप्रीन भी कह सकते हो और सिर्फ आपको इसको आइसोप्रीन भी कह सकते हो। तो इसका नाम क्या हुआ? एक तो 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइइन, एक नाम हुआ इसका आइसोप्रीन जो कि नेचुरल रबड़ है। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक रबड़ है जो आपको लेटेक्स के रूप में पौधों से मिला। अब बच्चों ये जो नेचुरल रबड़ होता है ना, इसमें क्या होता है, इसके आपस के जो बंध होते हैं ना वो काफी दुर्लभ, मतलब बहुत ही दुर्बल होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? दुर्बल आणविक आबंध होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ये जुड़े होते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं तो इसका मतलब इनमें जो फोर्स होगा और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो भी बहुत वीक होगी। तो हम कहते हैं कि नेचुरल रबड़ के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स किस फोर्स से जुड़े हुए हैं? उनके बीच में वैन वाल्स फोर्स है। कैसा फोर्स है? वैन वाल्स फोर्स। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है और उसको हम बोलेंगे कि इनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो है आपका वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो वैन वाल फोर्स होता है ना, ये आपको पता है कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमजोर, सबसे दुर्लभ बॉन्डिंग होती है किसी भी कंपाउंड की। तो हम कहेंगे इनके बीच में जो आबंध है वो कैसा है? दुर्बल अंतर आणविक आबंध है। वीकेस्ट फोर्स की वजह से जो इनके बीच की बॉन्डिंग है ना वो भी क्या है? काफी वीक है। तो इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हुई? बहुत ही दुर्लभ बॉन्डिंग हुई जिसको हमने अंतर आणविक, कौन सा आबंध बोला? वैन वाल्स अनियोनिक बोला। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर वीक वैन वाल्स फोर्स होने की वजह से हम कहेंगे, क्योंकि वैन वाल फोर्स बहुत ही वीकेस्ट फोर्स यहाँ पर है, तो आप बोलोगे कि वैन वाल फोर्स की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुंडलीय बन जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वह कुंडलीय है। कैसा है? कुंडलीय है। तो कुंडलीय संरचना होने की वजह से ये जो रबड़ है ना, हम इसको स्प्रिंग की तरह खींच सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इस संरचना की वजह से हम इसे स्प्रिंग की तरह खींच सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है इसके अंदर दुर्बल वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी वीक है कि ये जो संरचना बनाता है ना, ये कुंडलीय संरचना बनाता है, तो हम इसको स्प्रिंग की तरह खींच सकते हैं। तो देखो आपका यहाँ पर
2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन की जब मैं नेचुरल रबड़ की स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो स्ट्रक्चर किस रूप से बनेगी, यहां पर होगा हमारे पास में C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इधर हमने बनाया CH2, इधर हमने बनाया CH2, ये CH2 इधर चलता रहेगा, इधर आ जाएगा आपका H, इधर आ जाएगा आपका CH3, ठीक है। अब इसी CH2 से हमें कंबाइन करके क्या बनाना है, इसी CH2 से कंबाइन होके आपका वापस से C डबल बॉन्ड C बनेगा, देन CH2 आएगा, देन उधर H और इधर CH3, तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा आपका H, इधर आ जाएगा आपका CH3, फिर इस CH2 से दोबारा कंबाइन होके CH2 C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर आपका CH3, इधर आपका CH2, क्लियर। तो CH2 के लिंकेज से जैसे जैसे लिंक होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो नेचुरल रबड़ है उसका फॉर्मेशन होता जाएगा। तो लिंकेज हमें कहां से बताना है, लिंकेज हमें यहाँ CH2 से ही बताना है, क्लियर। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, जब आप इसको ये कुंडली आकार दोगे तो आपको करना क्या है, आपको C डबल बॉन्ड C लेना है, एक साइड हमको H को रखना है, एक साइड हमको CH3 को रखना है, इधर हमने CH2 को रखा, ये स्ट्रक्चर यहां से चलता आ रहा है और CH2। अब जो हम अगला कनेक्शन बताएंगे वो इसे CH2 पे बताएंगे, तो अगला कनेक्शन बताने के लिए हमने ये CH2 लिया, CH2 के साथ में ही हमको CH2 को रखना है, तो ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड C, ये हो गया बच्चों आपका CH2, ये CH2 यहीं जुड़ेगा, ओके, ये CH2 आपका यहीं है, तो दूसरे CH2 को भी मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया आपका H। तो जितने भी लिंकेज है वो हम कहाँ से बताएंगे, CH2 से बनाएंगे और इसकी संरचना को पूरा करेंगे। तो ये होता है आपका प्राकृतिक रबड़ जिसे हम आइसोप्रीन कहते हैं। पर समझने से पहले मार्क कर लो इस टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। रबड़ का वल्केनाइजेशन या रबड़ का वल्केनीकरण दोनों एक ही बात है। तो शुरू करते हैं रबड़ का वल्कनीकरण। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेफिनेटली हमसे एग्जाम में ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रबड़ का वल्केनाइजेशन क्या होता है, रबड़ का वल्कनीकरण हम किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको जो नेचुरल रबड़, जिसको हमने प्राकृतिक रबड़ कहा, जो आपको आइसोप्रीन के रूप में मिला, उस रबड़ को डायरेक्टली यूज करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तापमान ऐसा होगा जिस पर आपका वो रबड़ इतना ज्यादा नरम होगा, इतना ज्यादा सॉफ्ट होगा कि उस रबड़ को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वो रबड़ आपका टूट जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने रबड़ का वल्कनीकरण किया तो वल्कनीकरण करने पे हम उस रबड़ को मजबूत कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उसका प्रयोग दूसरे क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। तो सल्फनिक वल्केनाइजेशन करना मतलब ये होता है कि हमने जो नेचुरल रबड़ है हमारा, उसमें किसको ऐड किया, हमने सल्फर को ऐड किया। तो वल्कनीकरण एक्चुअल में होता क्या है देखते हैं बच्चों। वल्कनीकरण का मतलब है कि आपका जो रबड़ है, कौन सा रबड़, प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ जिसको आपने नेचुरल रबड़ भी बोला और जिसको आप आइसोप्रीन भी कहते हो। अभी अभी मैंने आपको आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बताया, 2 मिथाइल और आपका मेथेथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन होंगे और 1 और 2 पे आपका डबल बॉन्ड होगा, मतलब डाइईन होगा। तो अगर आपने प्राकृतिक रबड़ में सल्फर को मिलाया तो हम उसे रबड़ का वल्कनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे कि हमने रबड़ का क्या किया, हमने रबड़ का वल्कनीकरण किया। तो रबड़ के वल्कनीकरण का मतलब क्या है, रबड़ के वल्कनीकरण का मतलब ये है कि हमने जो हमारा प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल रबड़ है, उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए, उसके यूज को बढ़ाने के लिए हमने उसमें सल्फर को ऐड कर दिया। अब बच्चों आप ये देखोगे कि जो आपका प्राकृतिक रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ कौन हुआ, प्राकृतिक रबड़ हुआ आपका आइसोप्रीन। ठीक है, ये जो आपका आइसोप्रीन होता है ना,
अगर आप इसके उच्च ताप की बात करोगे, उच्च ताप का मतलब होता है कि अगर मैं इसके हाई टेम्परेचर की बात करूं, हाई टेम्परेचर होता है आपका 335 केल्विन। किसकी बात करूं? उच्च ताप की। उच्च ताप का मतलब ग्रेटर देन 335 केल्विन, ठीक है। और अगर मैं निम्न ताप की बात करूं तो निम्न ताप कितना होता है? निम्न ताप होता है आपका लेस देन 283 केल्विन, ठीक है। मैं इन दोनों तापमानों की बात कर रही हूँ। तो आप ये देखोगे कि जो आपका नेचुरल रबड़ है, जो आपका प्राकृतिक रबड़ है, वो आपका उच्च ताप, उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब 335 से ज्यादा, 335 से ज्यादा टेम्परेचर पर आपका जो प्राकृतिक रबड़ होता है वह नरम होता है। कैसा होता है? नरम होता है। लेकिन अगर मैं निम्न ताप की बात करूं, निम्न ताप मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम, तो 283 से कम के टेम्परेचर पर आपका जो रबड़ होता है वो भंगूर होता है, नरम नहीं होता। कैसा होता है? भंगूर होता है। तो भंगूर का मतलब ये है कि 298 केल्विन से अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो आपका जो नेचुरल रबड़ है वो टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो हम ये बोलेंगे कि उच्च ताप पर प्राकृतिक रबड़ हमारा नरम होता है और निम्न ताप पर हमारा जो प्राकृतिक रबड़ है वो भंगूर होता है। क्लियर ना? चलो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो हुई जल का अवशोषण करने की क्षमता और दूसरी होती है अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील और आपके ऑक्सीकरण कर्मकों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहां पर तीन प्रॉपर्टीज लिखी है, तो देखो मैंने तीन प्रॉपर्टीज क्या लिखी है? जल अवशोषण की क्षमता, अध्रुवीय विलायकों में घुलनशीलता, ऑक्सीकरण कर्मकों में आक्रमण के प्रतिरोधी क्षमता, ठीक है। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों इसके नेचुरल रबड़ के भौतिक गुण है। भौतिक गुण का मतलब होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन भौतिक गुणों को सुधारने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्राकृतिक जो हमारा रबड़ है उसमें हम सल्फर को ऐड करते हैं। और सल्फर को ऐड करना ही क्या कहलाता है? सल्फर को जोड़ना ही वल्केनाइजेशन कहलाता है। और जब आप इसमें सल्फर जोड़ देते हो तो ये सल्फर क्या करता है? उस कार्बन के साथ त्रिय आबंधक बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, 3 बॉन्ड से वो सराउंडेड हो जाता है और रबड़ की जो ये तीनों भौतिक गुण है इनमें सुधार कर देता है। फिर से समझिए, अगर हम नेचुरल रबड़ की बात करें तो उसके 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहली क्या? जल की अवशोषण क्षमता। दूसरी क्या? अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील। और तीसरी क्या? ऑक्सीकरण कर्मकों के आक्रमण का प्रतिरोधी नहीं है। ये तीनों आपके नेचुरल रबड़ के भौतिक गुण हैं। इन्हीं भौतिक गुणों को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल रबड़ है उसमें हम सल्फर को ऐड करते हैं। और सल्फर को ऐड करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए आपको? 373 से 415 केल्विन के ताप परास के मध्य इसको गर्म किया जाता है। तो अभी मैंने आपको आइसोप्रीन का फॉर्मूला बताया, ठीक है। क्या मतलब है? 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। 2 पे मैंने मिथाइल लगा दिया और मैंने बोला था कि 1 और 3 वाली पोजीशन पे ब्यूटाडाइन है, तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। अब मैंने बोला कि मुझे इसका वल्केनाइजेशन करना है, तो मुझे क्या करना है? वल्केनाइजेशन करना मतलब इसमें मुझे सल्फर जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सल्फर। अब सल्फर को जोड़ने के लिए कंडीशन क्या है कि अब आप जब इसको गर्म करोगे तो टेम्परेचर 373 से 415 की रेंज का होना चाहिए। तो तापमान कितना होना चाहिए? 373 केल्विन टू 415 केल्विन। तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें इस आइसोप्रीन में
जो कि हमारा 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन है, इसमें हमको सल्फर को जोड़ना है, लेकिन तापमान कितना होना चाहिए? तापमान होना चाहिए 373 केल्विन से 415 केल्विन, क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च ताप पर हमारा रबड़ नरम हो जाएगा और अगर ताप निम्न है तो वहां पर वो भंगूर है। ठीक है, तो इन तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्या बताई कि एक तो वो जल के अवशोषण की क्षमता रखता है, दूसरा वो आपके अध्रुवीय विलायकों में भी घुलनशील है और वो ऑक्सीकृत कर्मकों का प्रतिरोधी नहीं है। तो इन तीनों गुणों को सुधारने के लिए आप देखोगे कि हम क्या करेंगे, इसमें सल्फर का एडिशन करेंगे। तो बच्चों होगा क्या कि जब आप इसमें सल्फर को डाल के इसको गर्म करते हो तो इसके द्विबंधों की अभिक्रियाशीलता, द्विबंधकों की अभिक्रियाशीलता स्थितियों पर आपका जो सल्फर है वह क्या करेगा, वह आपके त्रियक बंध बना देगा। क्या बनाता है? वो आपके त्रियक बंध बनाता है। इसका मतलब इस आइसोप्रीन में जहां जहां डबल बॉन्ड लगा है ना, सल्फर क्या करेगा, उस डबल बॉन्ड को तोड़ के वहां पर उसके साथ त्रियक आबंध, मतलब एक 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 बॉन्ड 3 बार में वो अलग रूप से बना लेगा। इसके अलावा हम जब टायर बनाने वाले रबड़ की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें जो पेड़ से प्राकृतिक रबड़ मिलता है लेटेक्स के रूप में, व्हाइट कलर का एक लिक्विड हमें मिलता है, तो हम उसको तो टायर बनाने के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते। तो टायर को बनाने के लिए ध्यान रखना, टायर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5% सल्फर डालते हैं, 5% सल्फर का उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? उसको त्रियक आबंधक बनाने के लिए, ताकि वो द्विक आबंध को हटा के त्रियक आबंध बनाए। और यही त्रियक आबंध बनने से जो आप देखोगे कि ये त्रियक आबंध बन गया, तो इसकी वजह से जो आपके त्रियक बंधक की वजह से आप देखोगे कि इस सल्फर की जो प्रॉपर्टीज हैं, इस रबड़ की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं भंगूर होने की या नरम होने की, वो बदल जाएगी। क्योंकि अगर हमें कोई गाड़ी का टायर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कोई नरम रबड़ नहीं चाहिए। हमें कैसा रबड़ चाहिए? हमें वल्कनीकृत रबड़ चाहिए। तो सल्फर डालने के बाद आपको इसमें 373 से 400 केल्विन टेम्परेचर पर हीट भी करना है, तभी आपको वल्कनीकृत रबड़ मिलेगा। और वल्कनीकृत रबड़ कहाँ काम आता है? टायर बनाने के काम आता है। क्लियर इतना? तो देखते हैं कि वल्कनीकृत रबड़ हमारा कैसा होता है। तो बच्चों, अगर आपने देखा कि यहाँ पर जो रबड़ है आपका, वो क्या कर रहा है कि जहां पर द्विक आबंधकों की क्रियाशीलता है, वहां पर सल्फर जो है वो आपका लग के त्रियक बंध बना रहा है। तो हम जब टायर के लिए जो रबड़ हम चूज करते हैं ना, तो उसमें हम 5% सल्फर को ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं? टायर में प्रयुक्त होने वाला रबड़, जो आप टायर में रबड़ यूज करते हो, उसमें कितना परसेंट सल्फर होता है? उसमें हमारा 5% सल्फर होता है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे कि सल्फर में जहां भी सल्फर को हमको लगाना है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से द्विक आबंधों को हटा के त्रियक आबंध वहां पर बना लेगा। तो कैसे रचना होती है वो हम देखते हैं। तो देखो, जब आप इसका रबड़ का वल्केनाइजेशन करते हैं, तो यहां पर आपका होता है CH2, CH, CH2, CH, ठीक है। यहां पे आपका CH3 ग्रुप होता है, CH2, CH, यहां CH3, यहां CH2, यहां आपका CH3। अब जब रबड़ का वल्केनाइजेशन करते हो ना, तो बच्चों होता क्या है कि आप देखोगे कि यहां पर आपका सल्फर का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसने द्विक आबंधक की जहां पर क्रियाशीलता थी, वहां पर क्या बना दिया? वहां पर इसने त्रियक आबंध बना दिया। तो जब आप रबड़ का वल्केनाइजेशन करते हैं, तो सल्फर का एडिशन यहां पर कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर जो आपकी पोजीशन है, यहां पर आपका सल्फर आपको ऐड होता हुआ दिखेगा। एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास इसकी,
क्लियर? तो इस तरीके से सल्फर क्या करता है, जो प्राकृतिक रबड़ होते हैं उसके द्विआबंधक स्थिति में जहां पर उसकी प्रक्रियाशीलता होती है वहां पर त्रिआबंधक बना देता है। तो देखिए इसकी कार्बन की हमको वैलेंसी पूरी करनी है, तो सल्फर यहाँ पर ऐड हुआ, कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए सल्फर यहाँ पर ऐड होगा और ये चेन आपकी चलती जाएगी। तो सल्फर का एडिशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उच्च ताप पर जो आपका रबड़ होगा वो अलग प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप उसको कम टेम्परेचर दोगे तो कम टेम्परेचर पर वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो एक बार वो ज्यादा सॉफ्ट बिहेव कर रहा है और एक तरफ वो ज्यादा हार्डली बिहेव कर रहा है, तो हमें दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो रबड़ को यूजेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल रबड़ है, तो हम उसका क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन करते हैं। और हम जो टायर में प्रयुक्त होने वाला रबड़ है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 5% सल्फर का एडिशन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, रबड़ का वल्कनीकरण। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। संश्लेषित रबड़ के बारे में। अब यहाँ पर संश्लेषित रबड़ का मतलब हुआ या तो हमारा सिंथेटिक रबड़, और सिंथेटिक रबड़ को हम मैनमेड रबड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो आपके सिंथेटिक रबड़ होते हैं, ये सिंथेटिक रबड़ जो हैं ये आपके वल्कनीकृत रबड़ के ही बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? ये रबड़ आपके वल्कनीकृत रबड़ के बहुलक है। यह रबड़ वल्कनीकृत रबड़ के बहुलक हैं। ओके, अब वल्कनीकृत रबड़ के बहुलक होने के साथ साथ ये रबड़ जो हैं, इन रबड़ों में आप ये देखोगे कि ये रबड़ आपके, जब लंबाई की हम इनकी बात करेंगे तो ये अपनी लंबाई से दुगने खींचे जा सकते हैं। क्या होगा, ये अपनी लंबाई से दुगने खींचे जा सकते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट आपको संश्लेषित रबड़ के बारे में ये बताया कि संश्लेषित रबड़ मतलब सिंथेटिक रबड़, सिंथेटिक रबड़ मतलब जिसको मैन ने बनाया है फैक्ट्री और इंडस्ट्री में। पहली चीज कि जो हमने रबड़ का वल्केनाइजेशन किया, जो हमने वल्कनीकृत रबड़ अभी बनाया सल्फर को जोड़ के, ये दोनों उसी के ही क्या होते हैं, उसी के पॉलीमर होते हैं, उसी के बहुलक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई कि ये रबड़ ऐसे हैं कि आप इनको दुगनी लंबाई तक खींच सकते हो। तो ये रबड़ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पजेस करते हैं, बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं कि जितनी इनकी लंबाई होगी हम दुगनी लंबाई तक इनको क्या कर सकते हैं, दुगनी लंबाई तक हम इनको खींच सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बाह्यतनन बल निर्मुक्त होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तुरंत अपनी मूल आकृति में आ जाते हैं, तुरंत अपनी मूल आकृति में आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो आपके संश्लेषित रबड़ हैं, ये आपके 1,3-ब्यूटाडाइईन के बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? 1,3-ब्यूटाडाइईन के ये आपके बहुलक हैं। ये उन्हीं से व्युत्पन्न होंगे, उन्हीं से व्युत्पन्न होते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको एक चीज बताई कि ये अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई तक खींचे जा सकते हैं। ये वल्केनाइज्ड रबड़ के ही आपके पॉलीमर हैं। अब बात क्या है कि बच्चों ये जो आपके संश्लेषित रबड़ होते हैं ना, ये अगर आप इनको खींचते हो तो दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं, दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये वापस आ जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है संश्लेषित रबड़ की कि ये आपके बाह्यतनन बल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं वो इनको तोड़ नहीं सकते, उससे ये निर्मुक्त होते हैं। और हमेशा इन रबड़ को बनाने के लिए आप जो एकलक प्रयोग में लोगे ये हमेशा 1,3-ब्यूटाडाइईन से ही बनेंगे। तो आप ये देखोगे कि रबड़ चाहे कोई भी हो
उसमें 1,3 ब्यूटाडाइईन मतलब 1 और 3 पे 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आपको सब में मिलेगा। बस फर्क क्या होगा, यूनिट का फर्क होगा। यूनिट मतलब अगर मैं आपको आइसोप्रिन की बात करूं जो कि आपका प्राकृतिक रबड़ है तो उसमें मिथाइल है। अब मैं सिंथेटिक रबड़ की बात करूंगी जिसको हम संश्लेषित रबड़ कह रहे हैं, तो वहां पे जो आपका ग्रुप होगा वो कुछ और होगा। लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइईन इसकी जनरल यूनिट है। जितने भी रबड़ आप बनाओगे वो सारे आप 1,3 ब्यूटाडाइईन से ही बनाओगे। इतना क्लियर? तो ये थे संश्लेषित रबड़ों के बारे में आपके कुछ गुण। ये थे आपके संश्लेषित रबड़ों के कुछ गुण कि सिंथेटिक रबड़ हम फैक्ट्री इंडस्ट्री में बनाते हैं, पॉलीमर ये नेचुरल रबर्स के ही होते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़ के दुगनी लंबाई तक हम इनको खींच सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की दोबारा ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। जैसे हम कोई भी रबड़ को खींचते हैं और हम रबड़ को छोड़ते हैं तो दोबारा अपनी वही शेप क्या करता है, वापस एक्वायर कर लेता है। इसके अलावा इसमें 1,3 ब्यूटाडाइईन ही एकलक रहेगा और उसी एकलक से हम इन पॉलीमर को व्युत्पन्न करेंगे। क्लियर इतना? अब संश्लेषित रबड़ में आपके पास में रबड़ दो तरीके के हैं। संश्लेषित रबड़ में आपके पास रबड़ दो तरीके के हैं, तो वो कौन कौन से हैं पहले हम उनको जान लेते हैं। पहला रबड़ है आपका नियोप्रिन और दूसरा रबड़ है आपका ब्यूना एन। इसका नाम है नियोप्रिन और इसका नाम है ब्यूना एन। अब ये जो दोनों रबड़ के नाम मैंने यहां पर लिखे, ये दोनों आपके सिंथेटिक रबड़ हैं, दोनों संश्लेषित रबड़ हैं, लेकिन दोनों मिले किससे? दोनों आपको वल्कनीकृत रबड़ से ही मिले। दोनों का नाम ध्यान रखना है, नियोप्रिन और ब्यूना एन। आइसोप्रिन प्राकृतिक रबड़ होता है, नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ होता है, ब्यूना एन भी आपका संश्लेषित रबड़ ही होता है। क्लियर? अब बच्चों बात करेंगे पहले हम नियोप्रिन के बारे में। तो बच्चों अब हमारा जो रबड़ का फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल था वो था नियोप्रिन। ठीक है, नियोप्रिन और ब्यूना एन के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं नियोप्रिन से। अब नियोप्रिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इसको क्लोरोप्रिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्रिन भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? नियोप्रिन को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें यहाँ पर बहुलकन करना है, लेकिन यहाँ पर इसका मुक्त मूलक बहुलकन होता है। ठीक है, कैसा बहुलकन होता है इसका? ये बनता है आपके मुक्त मूलक बहुलकन से। मुक्त मूलक बहुलकन से हम नियोप्रिन की जो संरचना है वो करते हैं, इसको हम बोलेंगे मुक्त मूलक बहुलकन। अब बनेगा कैसे? 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइईन का अगर आप बहुलकन करते हैं तो आपको नियोप्रिन, जिसको हम क्लोरोप्रिन भी बोल रहे हैं, वो आपको ऑब्टेन होता है। तो लेना क्या है? 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइईन, 2 पे क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। 2 पे क्लोरो लिया, 1 और 3 पे हमने ब्यूटाडाइईन लिया, तो हमें ये इसके बहुलकन से हमको क्लोरोप्रिन मिल गया। तो कैसे बनाएंगे 1,3 ब्यूटाडाइईन? 4 कार्बन, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड और 2 पे क्या है? क्लोरो है। तो 1 नेमिंग हमने यहां से दी है, तो 2 पे हम यहाँ पे क्लोरो लगा देते हैं। यहाँ हो गया आपका H2, यहाँ आ गया H, इसकी वैलेंसी पूरी है, यहाँ आ गया CH2। तो बच्चों देखो 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो, 1 और 3 पे आपका डबल बॉन्ड, तो ये हुआ 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइईन। इसका मुझे क्या करना है? इसका मुझे करना है बहुलकन। यहाँ पर हम इसका मुक्त मूलक बहुलकन करेंगे और बहुलकन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको नियोप्रिन रबड़ मिलेगा। तो हमें करना क्या होता है? हमें यहाँ पे लगाना होता है N। ठीक है, अब ये हो गया आपका CH2, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल कर दो, सिंगल को तोड़ के डबल कर दो। ठीक है, तो हमने इस डबल को हटाया, सिंगल किया, सिंगल को हटाया, डबल किया, फिर डबल को हटाया, सिंगल किया। इसको हम कंप्लीट करने के लिए क्लोज और ये N। तो ये क्या बना? ये बना आपका नियोप्रिन रबड़। क्लियर? किससे बना? 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइईन, इसको हम क्लोरोप्रिन भी कहते हैं।
अब बच्चों जितने भी वनस्पति जो तेल होते हैं, जितने भी खनिज तेल होते हैं ना, मिनरल ऑयल हो गए, वेजिटेबल ऑयल हो गए, ये इन सबको रेजिस्ट करता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपका वनस्पति तेल खनिज तेलों को का प्रतिरोधी है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी कि ये इनका प्रतिरोधी है, ये इनसे रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी चीज आती है यूज के बारे में। तो गैस्केट बनाने में, होजों को बनाने में ये नियोप्रिन रबड़ का प्रयोग होता है। तो नियोप्रिन रबड़ का प्रयोग कहां पर है? पहला इसका प्रयोग है गैस्केट बनाने में, और दूसरा इसका प्रयोग कहां है? होजों को बनाने में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट नियोप्रिन। और नियोप्रिन के बाद अब हमें दूसरा रबड़ कौन सा पढ़ना है? दैट इज अवर ब्यूना एन। तो स्टार्ट करते हैं विथ ब्यूना एन। तो बच्चों अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टाइप का रबड़ है उसका नाम है ब्यूना एन। ओके, अब ब्यूना एन क्या होता है देखिएगा। ब्यूना एस के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, है ना? ब्यूना एन के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले अगर मैं ब्यूना एन रबड़ की बात करूं तो सबसे पहले मुझे उसके मोनोमर्स की बात करनी पड़ेगी। इसके मोनोमर्स क्या होंगे? इसके मोनोमर्स होंगे 1,3 पे आपका ब्यूटाडाइईन और दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल। क्योंकि ये ब्यूना एन है इसलिए एक्राइलोनाइट्राइल, वो ब्यूना एस था इसलिए हम उसको स्टाइरिन बोल के चल रहे थे। क्लियर? अब 1,3 ब्यूटाडाइईन एक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर इतना? ये दोनों इसके क्या होंगे? मोनोमर्स होंगे। अब ये क्या होता है, जब आप इसका संघनन बहुलकन करवाते हैं, क्या करवाते हो आप? इसका संघलन बहुलकन। लेकिन वो संघलन बहुलकन हमें किसकी उपस्थिति में करवाना पड़ता है? हमें पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाना पड़ता है। संघनन बहुलकन हम पेरोक्साइड एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे, तब हमें ब्यूना एन यहाँ पर मिलेगा। तो पहले हम बना लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। ठीक है, 1 और 3 पे आपका डाइन है, तो 1 पे और 3 पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हो गए आपके एन। ये हुआ 1,3 ब्यूटाडाइईन। बाकी की वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेते हैं। क्लियर? 1,3 ब्यूटाडाइईन, इसकी रिएक्शन करवानी है एक्राइलोनाइट्राइल के साथ। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां आता है आपका Cl, ये होता है आपका एक्राइलोनाइट्राइल। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसका कराएंगे सह बहुलकन। ठीक है, इसका करवाना पड़ेगा सह बहुलकन। कैसा बहुलकन होगा इसका? सह बहुलकन होगा। ठीक है बच्चों, तो सह बहुलकन के बाद पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये आपको क्या दे देगा? ये आपको जो रबड़ देगा वो देगा आपको ब्यूना एन। तो देखो कैसे होता है सह बहुलकन। हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा CH, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका H, फिर सिंगल की जगह डबल C और CH, फिर डबल को हमको ब्रेक करना है CH2। ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड टूटेगा CH और ये लग जाएगा आपका CN। इसको हम पूरा एनक्लोज कर देंगे और ये आ गया आपका N। तो ये क्या बना? ये आपका जो रबड़ बना इसका नाम है ब्यूना N, और N इसलिए क्योंकि हम इसका जो मोनोमर प्रयोग में ले रहे हैं वो एक्राइलोनाइट्राइल है। अब बच्चों ब्यूना N के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो है ना, जैसे कोई भी पेट्रोल हो गए या कोई भी ऑयल हो गया, ठीक है, ये उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, ये उसमें कोई भी सोल्यूबिलिटी नहीं देगा, ये उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो पेट्रोल, तेल आदि का ये विरोधी होता है। क्लियर? तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब बात आती है इसके यूज की कि हम ये ब्यूना एन रबड़ को कहां पर यूज में लें। तो बच्चों क्या होगा कि जो आपकी ऑयल टैंक्स होती हैं, है ना, उनके अंदर ये अस्तर बनाने का काम करता है। तो ब्यूना एन का प्रयोग कहाँ है? जो हमारी ऑयल टैंक्स हैं, जो टंकियां हैं, उनके अस्तर बनाने के लिए ब्यूना एन काम करता है। और ब्यूना एन आपका 1,3 ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल का
सहबहुलकन से पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनाया जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूना एन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूना एन, जिसका स्ट्रक्चर है CH डबल बॉन्ड CCH2 CH2CHCN। क्लियर? तो हमने क्या करना है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड करना है, जहां सिंगल है वहां डबल है। तो हम यहाँ CH2 लेके चले हैं, तो यहाँ भी हमारा CH2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द रबर ब्यूना एन। संश्लेषित रबड़ की हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, एक ब्यूना एन और एक आपका नियोप्रिन। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ इस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाएगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने चैप्टर का नेक्स्ट हाफ पार्ट पढ़ा, रबड़। इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ और बहुलकों के बारे में जानने के लिए, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।